अब यहाँ पे फिर वापस आ गई मनुवादी सरकार केंद्र में। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लाया है वही कॉन्ट्रैक्ट आज हमारे अति आवश्यक सेवा जो बोला जाता है सफाई कामगार, इसके बीच में ला के रख दिया है। मैं तो हमेशा मैं सरकार से लड़ता रहता हूँ कि भाई ये समाज को इससे बाहर निकालो। सारे आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, मराठा आते हैं, जो भी कोई उच्च ज्ञाति वाला आता है वो आपके गले में हाथ लगाएगा, साथ में खाना खाने बैठेगा। जब काम करने की कृति होती है ये हरामखोर लोग मुंह घुमा देते हैं। देश का तो सत्यानाश हो ही गया है, देश तो पूरा खड्डे में चले गया और अभी ऊपर आने के लिए उसको फिर 70 साल करना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है ये लूटा लूट चल रही है। फिर वो बोलेगा मैं जोली लेके जाता हूँ, नहीं गया तो हिटलर के तरह मारा जाएगा। बाबा साहब को मानने वाला और हमारी समाज का राष्ट्रपति क्यों बैठा है? खाली एसी में बैठने गए उसको, उसके लिए राष्ट्रपति बनाया? बाबा साहब को कलंक लग रहा है, बाबा साहब के नाम पे तुम आगे गए हो, संविधान को लेके आगे गए हो, बाबा साहब का सम्मान नहीं हो रहा है। तुम राष्ट्रपति बने हो तो राष्ट्रपति का थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक 10% तो अपना राष्ट्रपति का पावर दिखाओ। सारा चीज़ एक पे डाल दिया, प्रधानमंत्री देखेगा। प्रधानमंत्री क्या देख रहा है? 2 आदमी को देख रहा है और उसको तीसरा दिखता ही नहीं है कोई। देखो जितना लेके पैसे भाग गए, वो मोदी हो या मालिया हो या कोई भी हो, कितने 1000 करोड़ माफ़ कर दिए। पैसा किसका? लूट के हो जाए और माफ़ ये करे। सब लोग घर में बैठे, कोई आवाज़ नहीं कर पा रहा है। और कैसा आवाज़ करेगा? 124 कलम, ज़्यादा बोलोगे देशद्रोही। कोरोना के नाम पर 144 आंदोलन ने, मोर्चा ने, तुम अच्छा हो गया वो शादी करो बोलता है, तो बोलेगा शादी भी मत करो क्योंकि मैं अकेला घूमता हूँ, तुम भी अकेला घूमो। 14 में जब बीजेपी सरकार आ गई, ये ब्राह्मण सरकार आने के बाद उन्होंने पहला काम किया, सफाई कामगार के जीआर के अंदर अनुसूचित जाति डाल दिया। इससे हमारे मराठवाड़ा, औरंगाबाद यहाँ के जो मेहतर मुस्लिम भाई है, मालेगांव के मेहतर मुस्लिम भाई है, जो 5-5 पीढ़ी से काम करते हैं, जिन्होंने आज सर पे मैला ढोया, ऐसे लोग हैं, ये समाज के ऊपर पूरा अन्याय हो गया। हमारी बॉम्बे नगर पालिका आज 50 करोड़ कमाती है, तो 50 करोड़ के अंदर 5% जो है वो हमारे लिए राखीव फंड है। तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने विभाग है जिसमें हमारे सफाई कामगार के पैसे 5% कितना राखीव रखा, और रखा है तो उसके वापर क्यों नहीं किया? हमारे में जो आता है 2 दिन हमारे साथ घूमता है वो राष्ट्रीय नेता बन जाता है, अपनी संगठन बनाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मालूम कुछ नहीं नियम, मीटिंग लेने जाता है, अधिकारी उनको टोपी डाल देते हैं, अधिकारी उसको ऐसी टोपी डाल देता है कि वो चले जाता है। फिर वो हम लोग जाते हैं, अरे भाई फलाना आदमी मान लेता है तो तुमको क्यों नहीं है? अरे वो तो गधा था तो तुम हमको उसके साथ गिनते हो क्या? हम तो जीआर के माध्यम और सच्चाई से लड़ रहे हैं, उसको तो जीआर भी मालूम नहीं है और तुम उससे मीटिंग ले रहे हो। तो उनको ऐसे जो बिन अकली और कम भेजे वाले लोग हैं ये उनको चाहिए, और जो ये समझ सकते हैं जीआर, जो नियम समझ सकते हैं, ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। सफाई कामगारांचा आयोग पण आमचा आहे, सगळं आहे, ते निर्माण करण्यासाठी एक खाली बाळासाहेबासारखा डेरिंगबाज माणूस, त्यांनी त्या 97-98 मध्ये शब्द दिला आणि पाळला। त्यांनी शब्द दिला होता की मी आयोग बनवतो आणि आयोग करून दाखवतो। त्यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री बबनराव घोलप साहेब होते आणि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते। त्यांना बाळासाहेबांनी बजावून सांगितलं हे आयोग त्वरित निर्माण करा आणि ह्यामध्ये ही टीम बसवा। आता इथे जे सरकार आहे हे तीन पक्षाचं सरकार आहे, 2 तयार झाले, आता तिसरा तयार व्हायला त्याला पाया पकडायला लागतात। म्हणजे ह्या समाजाची इतकी दयनीय परिस्थिती आहे, कारण की समाजामध्ये एकता नाही आहे, असंघटित झाले आहे। जर ह्याचं मुठ्ठी मजबूत असती, आज महाराष्ट्रामध्ये 65 लाख लोक आहोत। अहो 5000 निघा मंत्रालयाला घेराव करा। आज मराठाचं जराही नाव घेऊ शकत नाही, ओबीसीचं नाव घेऊ शकत नाही, आपलं मुस्लिम बांधवांचं नाव घेऊ शकत नाही, यूपीवाल्यांचे नाव, कारण की त्यांच्यामध्ये संघटन एकता झाली आहे। मग सफाई कामगारांमध्ये हे काय दुर्भाग्य आहे की तुम्ही एक होत नाही आहे। आणि हा लाडपागे जो नियम आहे जास्त दिवस नाही आहे, आता 45 वर्ष झाली आहे, काल बाहेर झालेला आहे।
आज ना उद्या तो बंद होणार, कारण की आपल्या लोकांचे जे नेते झाले थोडं समजलं तो ह्या लाडपगेचा बिझनेस करून टाकलेला आहे आणि गरीब माणसांकडनं 5 लाख 10 लाख 15 लाख ज्यांना जे येतं तसं पैसा लुटतो आहे. मग हा गरीब माणूस जाणार कुठे? आणि भविष्यामध्ये हे सगळं आम्ही दादागिरी करून आत्तापर्यंत चालवतो आहे, नियम अडवून ठेवलेले आहे, यांचे फायदे अडवून ठेवलेले आहे. पण भविष्यात आपण जर एक नाही झालो आणि आपली शक्ती आणि ताकद दाखवली नाही तर मला वाटत नाही की हे जे मनुवादी सरकार किंवा जातिवादी लोक तुम्हाला न्याय देतील. इरफान भाई जो काम कर रहे हैं हमारे सेल के महाराष्ट्र के पदाधिकारी है, और पिपरी चिचोड़ से इसाक भाई ना, इनूस भाई पठान, आज इनका काम कोरोना में इन्होंने जो काम किया पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और सराहनीय काम किया. और इनके काम को देखकर हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, उन्होंने इनको सम्मान पत्र भी दिया. आज इनका काम औरंगाबाद में, इरफान भाई का काम मैं देख रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, सतत वो लोगों के बीच में है और लोगों की सेवा करते हैं. हमारे ही पक्ष के लोग कई उनके नाराज़ी, कोई किनको पसंद नहीं है कि एक छोटा बच्चा उठ के इतना बड़ा काम कर रहा है तो जलन भी होता रहेगा. मैं एक ही कहूँगा इरफान को कि आप पीछे मुड़ना नहीं, आप आगे चलते रहो, रास्ता खुलते रहो. पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको पीछे कचरा ही दिखेगा. आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी. आज हम मुंबई आए हैं. अपना तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई के अंदर एक परेड एक भाग है और जिसमें कार्यालय में बैठा हूं, राष्ट्रीय कांग्रेस सफाई कामगार सेल, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय बांध काम जनरल कामगार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और महाराष्ट्र के लेवल पे भी काम करते हैं. और हम समझते हैं कि जो संगठन, जो कामगार लोग इनके संगठन से जुड़े हुए हैं तो उनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऐसे लोग भी हैं अनेक प्रकार के, हम समझते पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में हो सकते हैं जो शायद साहब को ना जानते हो. तो हम उनको बता दें कि वो शख्सियत है, ये वो है जिन्होंने अपना जीवन का अधिक हिस्सा कामगारों के लिए काम किया है, संघर्ष किया है और कभी एक पल के लिए चैन से नहीं बैठे हैं. हमने इनके बारे में बहुत बात सुना है, बहुत चर्चाएं सुनी है और इनके काम से हम बहुत प्रभावित हुए हैं. और यही देख के हम ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से आज मुंबई आए हैं और आज हमारे सामने पूरी टीम, पूरे कार्यालय में उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता सब उपस्थित हैं. सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है. और सर, पहले ये बोलिए कि आपने जब ये कामगार की एक शुरुआत की तो क्या डर था, क्या सोच थी जो आप इसमें अपने पहला कदम रखा? आज से 50 साल पहले हम जो परिवार सारे 1960 में जब यहाँ बॉम्बे में आए तो हमारी जो दयनीय परिस्थिति के नौकरी नहीं, खाने के लिए हम मोहताज, इतने हाल ख़राब थे. पिताजी के एक नौकरी पर हम लोग 5-6 लोग खाने वाले लोग, और जो गरीबी में से हम खड़े हुए. और पिताजी 72 में चले गए. फिर हम 4 भाई थे, उसमें हम लोग 3 भाई लोग सारी जवाबदारी ले ली और जो काम मिलते वो हम काम करते थे, जो काम हमें दिया वो काम करते थे. हमने कभी कोई काम में ना नहीं, हमें बोला एक गटर साफ़ करो तो हम गटर भी साफ़ कर लेते थे. उसमें जो पैसा मिलता था वो हम घर खर्चे में निकालते थे. इतने हम लोग दयनीय परिस्थिति से आज खड़े रहे. और 50 साल के बाद में मैं जिनकी गाड़ियाँ धोता था, जिनके घर में काम करता था, आज वही बिल्डिंग में मैंने कमरा लिया हुआ है. जिनकी गाड़ी में धोता था उनके गाड़ी के इधर मेरी गाड़ी पार्क करता हूँ. तो ये सारा चीज़ मेरे परिवार की एकता और हमारा जो आज 22 लोगों का फैमिली है मेरा, हम एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं. आज 22 लोग हम लोग एक जगह पे है, हमारी बहुएं है, सब लोग है, सबके एक विचार है. हमारे में कभी भी वैर नहीं है, कुछ नहीं है. एक गैस पे हमारा खाना बनता है. इसके लिए हमें
सब भाई के एक विचार होने की वजह से आज हम लोग, एक भाई इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर रहा है, एक भाई पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मैं ये संगठन में जीरो से आया था, पर यहाँ आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सचमुच मैं जहाँ पे था, ये मेरी समाज, उनको 50 साल नहीं जाना चाहिए। मेरे को 50 साल लगा यहाँ आने, उनको 1 साल में हम कैसा खड़ा कर सकते हैं, ये मुझे ध्यान देना है। तो यहाँ आते ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तकलीफ़ें लेके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और मेरे साथ मेरे सारे ये पदाधिकारी है बॉम्बे के, मेरे ऑल इंडिया के, ये सारे लोग कोई भी आए यहाँ पे उनको नाराज़ करके नहीं भेजते हैं। आज सफाई कामगारों के प्रश्न इतने जलवंत है कि पूरे देश में ये सफाई कामगार पहले सर पे मैला धोता था, 93 में उसके ऊपर कायदा बन गया, आज भी कहीं कहीं जगह वो चल रहा है। वो कायदा बनने के बाद में हाथ पे मैला आ गया, अभी हाथ से काम करना है। अब हाथ से काम करते करते सरकार बदल गई है, जो मनुवादी सरकार आ गई, और उस सरकार आने के बाद में उन्होंने अभियान चला दिया, स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता अभियान के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्टर उनके आगे उच्च वर्णीय लोग, और वहाँ फिर वो 6,000, 4,000, 3,000 में ये सफाई कामगार वापस गुलाम हो गया। आज उनके लिए जो हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने देश में गए 60 साल 70 साल से काम कर रही है, प्रोफेसर राय साहब ने ये संगठन बनाई, माननीय बूटा सिंह साहब इसके 18 साल केंद्रीय मंत्री हमारे अध्यक्ष रहे, और फिर हमारे 40 गांव के वासुदेव चांगरे माजी आमदार, आयोग के मेंबर केंद्रीय और हमारे महाराष्ट्र आयोग के अध्यक्ष, इन्होंने बागडोर संभाली। पर ये संगठन के माध्यम से देश के करोड़ों सफाई कामगार को इतने सारे फायदे दिए। इनके लिए सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, इनके लिए सफाई कामगार केंद्रीय वित्त निगम बनाया जो खुद का रोजगार खड़ा कर सके, उसमें प्रावधान किया करोड़ों रुपए का। आयोग बनाया जो इनके आड़ी अड़चन हो कहीं भी हो तो वो आयोग के माध्यम से सुझाव देकर उसकी निराकरण किया जाए, और उसके ही माध्यम से पूरे देश में हर स्टेट में आयोग निर्माण करने का हम लोग ने पूरी कोशिश की। उसमें ज़्यादातर स्टेट में आज आयोग है। ये सारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की देन, और जहाँ भी अड़चन गई है तो वहाँ पे हमने मलकानी समिति लाए, बर्वे कमेटी लाए, बर्मन कमेटी लाए, पंड्या कमेटी लाए, और महाराष्ट्र में हम लोग ने लाड़ और पागे समिति करके सफाई कामगारों के उत्थान के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि उनको सदर करने के लिए ये सारे नियम बनाए। और आज लाड़ पागे समिति 45 साल से महाराष्ट्र में समाज का जो भी कामगार है उनको वारस हक देना, उनके घरों के प्रश्न है। अब यहाँ पे फिर वापस आ गई मनुवादी सरकार केंद्र में, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लाया है वही कॉन्ट्रैक्ट आज हमारे अति आवश्यक सेवा जो बोला जाता है सफाई कामगार, इसके बीच में ला के रख दिया है। मैं तो हमेशा मैं सरकार से लड़ता रहता हूँ कि भाई ये समाज को इससे बाहर निकालो, इस समाज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मत रखो, इस समाज को केंद्र से जितनी सहूलत दी है उनको पहले मिला के दो। सारे आते, ब्राह्मण आते, मराठा आते, जो भी कोई उच्च ज्ञाति वाला आता है वो आपके गले में हाथ लगाएगा, साथ में खाना खाने बैठेगा। जब काम करने की कृति होती है ये हरामखोर लोग मुंह घुमा देते हैं और बताते हैं नहीं हमारा पूरा सहानुभूति आपके साथ है, आपको न्याय देना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। पर आज तक 45 साल में जो घर का प्रश्न है वो तो यहीं पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट को घुसा दिया इस काम के अंदर, ये फिर वापस गुलाम बन गए। इनके वारस हक के जो प्रश्न है 14 में जो बीजेपी सरकार यहाँ पे आई महाराष्ट्र में, उन्होंने जो उनके जीआर थे वो जीआर के अंदर अ ब क ड करके हमारे जो व्याख्या दी गई है उसमें ड विभाग जो आता है 4th श्रेणी का,
उसके अंदर भी हमको विशेष अधिकार दिया हुआ है और हमको ई कैटेगरी में लिया हुआ है। और ई कैटेगरी लेते हमें अनुसूचित जाति के ऊपर विशेष अधिकार मैतर, वाल्मीकि, सफाई कामगार, घाण व कचरा से असलेला सबन, ये नाम देकर हमको आयोग दिया। ये नाम देकर महाराष्ट्र आयोग बना, वित्त निगम बना, ये सारा सफाई कामगार के नाम पे बना है। 14 में जब बीजेपी सरकार आ गई, ये ब्राह्मण सरकार आने के बाद उन्होंने पहला काम किया, सफाई कामगार के जीआर के अंदर अनुसूचित जाति डाल दिया। इससे हमारे मराठवाड़ा, औरंगाबाद यहाँ के जो मैतर मुस्लिम भाई है, मालेगांव के मैतर मुस्लिम भाई है, जो 5-5 पीढ़ी से काम करते हैं, जिन्होंने आज सर पे मैला ढोया, ऐसे लोग हैं, ये समाज के ऊपर पूरा अन्याय हो गया। हमने मैतर, वाल्मीकि, सफाई कामगार, जो शब्द वासुदेव चांगरे, बूटा सिंह साहब ने दिया था, वही शब्द को हम लोग कायम करने के पीछे लगे। और अभी जो मीटिंग लगेगी, हमने उसके अंदर पुरजोश से हमारा जो था वो हमको वापस वैसा ही दे और वैसा ही जीआर हमें चाहिए। वो जीआर हमें वापस मिल जाता है तो हमारे जो अभी हजारों कामगार वारसक से वंचित रह गए, आज हमारे लोग रोजगार से वंचित रह गए। हमारे लोगों को आज तक शासन में 87 को नियम बना, 86 को नियम बना, 88 में भी नियम बना कि हमें जितनी भी महानगर पालिका और जो भी शासन के अखत्यारी का विभाग है, जहाँ इनकम है, जैसे नगर पालिका हो, महानगर पालिका, तो उनकी इनकम, हमारी बॉम्बे नगर पालिका आज 50 करोड़ कमाती है, तो 50 करोड़ के अंदर 5% जो है वो हमारे लिए राखीव फंड है। तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने विभाग है जिसमें हमारे सफाई कामगार के पैसे 5% कितना राखीव रखा, और रखा है तो उसके वापर क्यों नहीं किया? तो आज 70 साल में वापर नहीं किया तो हमारा अब्जों रुपया हो गया, तो ये हमारा पैसा गया कहाँ? तो हमें घर भी मुफ्त देने का केंद्र बोल रही है, शासन भी बोल रही है, तो हमारा आज तक सोचा नहीं है और विचार भी नहीं किया, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। हमारे में जो आता है 2 दिन हमारे साथ घूमता है वो राष्ट्रीय नेता बन जाता है, अपनी संगठन बनाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मालूम कुछ नहीं नियम, मीटिंग लेने जाता है, अधिकारी उनको टोपी डाल देता है, अधिकारी उसको ऐसी टोपी डाल देता है कि वो चले जाता है। फिर वो हम लोग जाते जा रहे भाई फलाना आदमी मान लेता है तो तुमको क्यों नहीं है? अरे वो तो गधा था, तो तुम हमको उसके साथ गिनते हो क्या? हम तो जीआर के माध्यम और सच्चाई से लड़ रहे हैं, उसको तो जीआर भी मालूम नहीं है और तुम उससे मीटिंग ले रहे हो। तो उनको ऐसे जो बिन अकली और कम भेजे वाले लोग हैं, ये उनको चाहिए, और जो ये समझ सकते हैं जीआर, जो नियम समझ सकते हैं, ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। हम वही नियम जो थे वही नियम हम लाना चाहते हैं, जो नियम हमारा 35 साल से चल रहा है वो हमको चाहिए। हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हमारी ये सफाई कामगार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आहे की अति आवश्यक सेवेमध्ये येणारं 362 दिवस काम चालतं, या कामामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम नसावी सफाई कामामध्ये, हे जो सुप्रीम कोर्ट बोलतं आहे सगळीकडे सांग जात आहे। मग शासनचं इतका पुळका का, केंद्राला इतका पुळका का, ह्याच समाजाच्या कामामध्ये अडथळा, ह्याच कामामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट, आणि कॉन्ट्रॅक्ट देता तर तुम्ही उच्च वर्णीयाला देता, मग ह्या समाजाच्याच सामाजिक संस्थेला द्या ना, या समाजाच्याच सामाजिक संस्थेला बोलून त्यांना काम द्या, त्यांना या कामातनं मुक्ती देण्यासाठी साहेब आमचं मुक्ती पुनर्वसन योजना आहे। पहिला भंगी मुक्ती पुनर्वसन योजना होती, त्याचं नाव सफाई कामगार मुक्ती पुनर्वसन योजना आहे। त्यामध्ये मुख्य सचिव हे मॉनिटरिंग कमिटीचे प्रमुख आहे, त्यांनी तिथे कमिटी बनवायची आहे 22 माणसाची, हर एक जिल्हे जितके आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये कमिट्या बनवायच्या आहे, आणि त्या कमिटीचे दर 15 दिवसाला सचिव असो, कलेक्टर असो, जिल्हा परिषदेचा CEO असो, या सगळ्यांनी त्या बैठका घेऊन सफाई कामगारांच्या जिल्ह्यामधल्या किंवा शासनामध्ये महिन्याला एकदा मीटिंग आढावा घ्यायची असते, आणि 15 दिवसाच्या आत एक मीटिंग कलेक्टरमध्ये घ्यायला लागतं, आणि संबंधित सर्व विभाग त्याच्या खात्यात त्यांना बोलवून त्यांचे सफाई कामगारांचे जे काही प्रश्न आहे ते जागेवर निराकरण करायचं आहे। जर नाही होत तर ते सगळ्यांनी येऊन चीफ सेक्रेटरीकडे महिन्यात एकदा मीटिंग होते, त्या शासनाकडे पुढे ठेवायला लागतं, जेणेकरून या सफाई कामगाराचं कुठे अडचणच राहणार नाही।
आज वर्षानुवर्ष आम्ही घरासाठी लढतो आहे, आम्हाला घर मिळत नाही आहे. मिल कामगार मागणं आले, त्यांचे GR झाले, त्यांना घर मिळाले. माथाडी कामगार मागणं आले, त्यांना घर मिळालं, त्यांना बिल्डिंगी दिल्या, सगळं झालं. डबेवाले आले, त्यांच्यासाठी पण सहानुभूती तयार झाली. आणि आता BDT चाळमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही 500 फूट, पोलीसवाल्यांनाही 500 फूट त्यांनाही दिलं. अरे आम्हाला तर मोफत द्यायचं, आम्हाला तर आमचे पैसे पण तुमच्याकडे पडलेले आहे, आम्ही भीक मागत नाही आहे. पण हा सफाई कामगारला तुच्छ मानणारे लोक, सफाई कामगारांचा आयोग पण आमचा आहे, सगळं आहे, ते निर्माण करण्यासाठी एक खाली बाळासाहेबासारखा डेअरिंगबाज माणूस, त्यांनी त्या 97-98मध्ये शब्द दिला आणि पाळला. त्यांनी शब्द दिला होता की मी आयोग बनवतो आणि आयोग करून दाखवतो. त्यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री बबनराव घोलप साहेब होते आणि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते. त्यांना बाळासाहेबांनी बजावून सांगितलं, हे आयोग त्वरित निर्माण करा आणि ह्यामध्ये ही टीम बसवा. आता इथे जे सरकार आहे, हे तीन पक्षाचं सरकार आहे. 2 तयार झाले, आता तिसरा तयार व्हायला त्याला पाया पकडायला लागतात. म्हणजे ह्या समाजाची इतकी दयनीय परिस्थिती आहे, कारण की समाजामध्ये एकता नाही आहे, असंघटित झाले आहे. जर ह्याचं मुठ्ठी मजबूत असती, आज महाराष्ट्रामध्ये 65 लाख लोक आहोत. अहो 5,000 निघा ना, मंत्रालयाला घेराव करा. आज मराठाचं जराही नाव घेऊ शकत नाही, OBCचं नाव घेऊ शकत नाही, आपलं मुस्लिम बांधवांचं नाव घेऊ शकत नाही, UP-वाल्यांचे नाव, कारण की त्यांच्यामध्ये संघटन एकता झाली आहे. मग सफाई कामगारांमध्ये हे काय दुर्भाग्य आहे की तुम्ही एक होत नाही आहे. आणि हा लाडपागे जो नियम आहे, जास्त दिवस नाही आहे, आता 45 वर्ष झाली आहे, काल बाहेर झालेला आहे. आज ना उद्या तो बंद होणार, कारण की आपल्या लोकांचे जे नेते झाले, थोडं समजलं, तो ह्या लाडपागेचा बिझनेस करून टाकलेला आहे. आणि गरीब माणसांकडनं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ज्यांना जे येतं तसं पैसा लुटतो आहे. मग हा गरीब माणूस जाणार कुठे? आणि भविष्यामध्ये हे सगळं आम्ही दादागिरी करून आत्तापर्यंत चालवतो आहे, नियम अडवून ठेवलेले आहे, यांचे फायदे अडवून ठेवलेले आहे. पण भविष्यात आपण जर एक नाही झालो आणि आपली शक्ती आणि ताकद दाखवली नाही, तर मला वाटत नाही की हे जे मनुवादी सरकार किंवा जातीवादी लोक तुम्हाला न्याय देतील. सर, जैसा आपने अभी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने शब्द दिया होता और उन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया है, बहुत बड़ी बात कही है आपने. और उन्हीं के बेटे उदय ठाकरे जी आज सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि उन्होंने अपने पिताजी का जो उनका स्वभाव था, जो बात थी कि मेरे पिता ने ये काम किया था, मेरे को भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए, कि वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए कर पा रहे हैं कि वो एक तिगड़िम सरकार आई, इस वजह से उनके दबाव हैं, या वो चाहते नहीं? बाला साहब और उद्धव साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बाला साहब रोक ठोक थे और वो जो बोलते थे वो करते थे. आज हमारा अजीत दादा जो बोलता है वो करता है. अजीत दादा ने शब्द दिया, उन्होंने आयोग के लिए सारे सहमति की, सबकी सब तीनों पक्ष की मान्यता लेकर कांग्रेस वाले ने सही कर दिया, राष्ट्रवादी ने सही कर दिया. अब उद्धव साहब को क्या तकलीफ है भगवान जाने. ये समाज से ही उसको कुछ नाराज़गी है, या ये समाज से उसे घृणा है, या इस समाज के बारे में उसको क्या तकलीफ है कि वो 2 महीने से फाइल अपने सचिव के पास अटका के बैठ गए. उनको कुछ शंका है तो वापस कर दो, उनको शंका है कि ये सफाई कामगार नहीं मांगता तो छोड़ दो, पर रखड़ा के क्यों रखने का इस समाज को? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे, स्वर्गीय बाला साहब तो शब्द देते और मानते थे, तो आपके इधर क्यों रखड़ रहा है? और क्यों ये सफाई कामगार को आप तुच्छ मान रहे हैं? क्यों सफाई कामगार को आप ये लाखों सफाई कामगार ये को नाराज कर रहे हैं, जो खाली वोट बैंक बना के रखा है ये समाज को? आज ये घर के प्रश्न है, ऊट चूट सबके लिए तुम घर अभी BDT चाल को 500 घर, 1000 रुपया उसका एग्रीमेंट का, बाकी सब माफ 11 तक को देने का. तो हमने क्या पाप किया है? हमारा तो हक है, हमारा तो GR पड़ा है, हमको तो तुमने नहीं, तुम्हारे आगे वाले सारे नेता लोग ने, सारे सरकार केंद्र से लेकर सब ने हमको अधिकार दिया है, तो वो भी हमको देने में आपको शर्म आती है. तो कब तक तुम ये समाज का शोषण करोगे? और ये ज़्यादा शोषण करोगे तो एक दिन ऐसा उद्रेक हो जाएगा
कि आपको महाराष्ट्र ने देश वाले को भी चलना मुश्किल हो जाए, करोड़ों सफाई कामगार रास्ता पे आ गए। तो आज ये है तो आज देश स्वच्छ है, आप लोग अच्छे से घूम सकते हो रास्ते पे सब जगह। बीमारी सारी ये सफाई कामगार अपने सर पे लेता है, अनेकों बीमारी के बीच में ये काम करता है। आज कोविड के अंदर एक बार डॉक्टर आगे नहीं जाता था, ये सफाई कामगार सबसे पहला रहता है। तो डॉक्टर का सम्मान किया जाता है, सफाई कामगार का नहीं। पुलिस का सम्मान किया जाता है, सफाई कामगार का नहीं। तो अति आवश्यक सेवा में ये नहीं आता है क्या? इसका सम्मान होना नहीं चाहिए क्या? इसको क्या गटर का कीड़ा बना के रखा है क्या? और हमारे लोग भी है ना, दुख होता है कि इतना इतना तुम्हें लात मारते हैं, इतना शोषण करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? अभी शर्म करो, अभी तो बाहर निकलो। अपने बच्चे भविष्य अपने लोगों का क्या होगा? हम लोग ने तो अपने दिन निकाल लिए। अपने बच्चों लोगों को क्या भिखारी बनाना चाहते हो? अपने बच्चों को क्या रास्ते पे सुलाना चाहते हो? उनके लिए लड़ने के लिए आप लोग ने बाहर आना चाहिए। आज हम 65 लाख है, हालांकि 5,000 आके बैठ जाओ आज़ाद मैदान में, कौन नहीं मानता है? सारे लोग सीधा लाइन पे आ जाएगा। और देश में ले जाके बोट क्लब में खड़ा कर दो। एक मोर्चा हमारे बूटा सिंह साहब ने निकाला था 15 लाख का, इंदिरा गांधी और सब लोग मिलके तुरंत आयोग भी दिया, सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया और वित्त निगम भी साथ में दिया। अब 500 करोड़ वित्त निगम को दिया कि पूरे देश में सफाई कामगार को रोजगार के लिए अनेक योजना बनाओ मार्गदर्शन के साथ। वो 500 करोड़ में से ये आया मनुवादी जातिवादी सरकार, अभी उसने 400 करोड़ डाल दिया स्वच्छता अभियान में। अभी 100 करोड़ में अपना करोड़ों सफाई कामगार अपना रोजगार कैसा करेंगे? सबको क्या 20-20 हज़ार रुपये में बोलेगा कि गाड़ी खरीदो? छोटा मोटा धंधा डालना है तो क्या करेगा? वो 5 लाख तक को लोन मिलना चाहिए, वे सारा डुबा दिया। हर एक चीज़ में आपको ख़त्म कर दिया। और ये देश तो आज अभी ब्रिटिश के ताबे में जाएगा या तो किसी और के ताबे में जाएगा। देश में कुछ रखा नहीं। आपका आरक्षण सीधा निकाल नहीं सकता था, इसलिए उसने उल्टे पाँव से चल के वो सारा बेच दिया सरकारी सामान। आप आरक्षण कहाँ मांगोगे? आपका आरक्षण रखो घर में संभाल के। आप आरक्षण मांगने को सरकारी जगह में जाओगे ना। जब वही जगह नहीं बची तो आप जाओगे कहाँ? तो ये सारी चीज़ें तो हमारे 85, जो भी कोई भाषण करता हम 85%। अरे तुम 85% को तो ये इतना परेशान कर रहा है, तो 85% गया किधर? तुम्हारे सारे हक निकाल रहा है। सफाई कामगार तो बर्बाद करके छोड़ा है, तो बाकी समाज को रोज का रोज लात मार रहा है, तो क्यों चुप बैठे? इसलिए समाज को जागृत होना जरूरी है। और मैं आज जो मुझे माननीय पवार साहब, मैं हमेशा आदर करता हूँ हमारे नेता का। एक बूटा सिंह साहब थे, एक इंदिरा गांधी जी थी, बाड़ा साहब थे। आज मैं पवार साहब को उस जगह देख रहा हूँ कि सफाई कामगार के लिए उसके दिल में प्रेम आदर है। और मुझे पूरा भरोसा है इस समाज को ऊपर लाने को, आगे ले जाने में पवार साहब के सिवा कोई दूसरा आसरा अभी दिखता नहीं है पूरे देश में। और इस समाज का कोई नेतृत्व नहीं है। बूटा सिंह था, बूटा सिंह के बाद में चांगरे था, उसके बाद में आज जीरो है। अब हम तड़प रहे 50 साल से समाज को कुछ करके देना, करके लाना। जो किया हुआ उन्होंने वही जीआर पे हम लड़ रहे। हम लोग नया चीज़ मांग नहीं पा रहे, क्योंकि नया मांगने के लिए जैसे बूटा सिंह साहब ने 15 दिन तक 16 लाख आदमी लोगों को बोट क्लब पे रात दिन वहाँ बैठा के रखा था। जैसे आज इनका हड़ताल चल रहा है किसानों का, उन्होंने 15 दिन में इंदिरा जी को वहाँ सीधा कर दिया था। संजय गांधी को भेजा, वहाँ मीटिंग में आके संजय गांधी ने बोला इंदिरा जी ने सब तुम्हारी मांगे मान्य कर लिए। और इंदिरा जी एक थी जो शब्द देके मानती थी और वो हर शब्द को कबूल करती थी। तो आज तो बड़ी दुख की बात है। अभी एक ही नेता हमारा बचा है, शरद पवार साहब, और उसके हाथ के नीचे हम अजीत दादा को चाहते हैं। अभी बाकी आगे हमारे समाज का क्या होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
कि भविष्य क्या है। जब तक हम एक नहीं होते, एक जगह नहीं बैठते, एक जगह एक दूसरे के विचार विमर्श नहीं करते, हम अपनी ताकत और हमारी शक्ति जब तक नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई समाज वाला दूसरा आपको करीब आने भी नहीं देगा। आपको तुच्छ मानता है, वो आपको गांव के बाहर में ही रखने वाला है। आपको साथ में बैठाने में भी उसको शर्म आती है। अभी तो ज़्यादा मंदिर में भी जाना बंद करा दिया है। अभी तो ये सरकार आई गई केंद्र की, उसके जितने नुमाइंदे संत लोग हैं उसने तो तुमको मंदिर प्रवेश भी बंद कर दिया है। आगे चल के फिर वही तुम जमाने में आने वाले हो, पीछे झाड़ू मुंह पे लोटा, आपके पैर के निशान भी दिखने नहीं चाहिए, आपको वहाँ जाके रख देगी ये सरकार आ गई है। इतने नीचे आपको गिरा रही है, फिर भी आप उठना नहीं चाहते, तैयार होना नहीं चाहते, तो कहाँ तक लोग लड़ेंगे आपके लिए। और जो कोई बेचारा ईमानदारी से लड़ता है तो उसको मिलके सब साथ दो। सफाई कामगार विभिन्न संगठन खोल के कोई नेता नहीं बन जाता है, सब एक जगह लड़ने के टाइम पे। आज हमारे बौद्ध भाई लोग, बाबा साहब के नाम से उसने हजारों संगठन खोली है, पर एक हमारे मार कम्युनिटी का आवाज़ करो, कुछ भी बोलो या हाथ लगा के देखो, सारी जय भीम संगठन के जय भीम बोलो करके एक हो जाते हैं, वहाँ राजकारण नहीं लाते। तो हमने क्या पाप किया है। हमारा रामापीर भी है, गोगा देव भी है, हमारे माता जी भी है, हम लोग कितने भगवान को लेके पूछते हैं। हमारा एक ही भगवान है, बाबा साहब। बस जय भीम बोलो, बाबा साहब बोलो और सफाई कामगार को न्याय दो और निकलो बाहर। सर जैसा आपने भी कहा है कि मनोवाद की कुछ ताकतें हैं जो देश के अंदर, जो एक भेदभाव हम देख रहे हैं, इतिहास गवाह है कि उनकी एक हमेशा योजना रही कि इस तरह के समाज को गुलाम बना के रखे जाए। जैसा आपने शब्दों में कहा कि पीछे झाड़ू लोटा वगैरह जैसा आपने कहा, तो क्या आपको लगता है सर कि हमारा देश 75 साल में चल रहा है, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और आज भी इस तरह की सोच कायम है? चांद पे तो हम पहुंच गए, अब चांद से सूरज तक लेके जाने के लिए मोदी आया है, और वो मोदी अभी सूरज के पास लेके जाने वाला है। चांद तक तो इंदिरा जी लेके गए हमको, अब ये सूरज के पास लेके जाओ तो देश ही नहीं रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो सवाल ही नहीं आता है टेंशन का। और ऊपर से उसने जो हमारे दो करके रखा है, वो आदमी सब पैसा जमा करके मोदी के लिए खजाना तैयार करके रखा है, और मोदी निकलेगा तो वो बोलेगा मैं तो झोली लेके जा रहा हूँ। अरे तू झोली सामने भर के तो रख दी है सबकी, वहीं जाके बैठने वाला है। और क्या मालूम भविष्य में ये कौन सा स्टेट बनाने वाला है। आरएसएस देश का पैसा लेके कहाँ जा रहा है मालूम नहीं, कहीं एक अलग स्टेट तो नहीं बना रहा है, और ये हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहा है। और हिंदुस्तान नहीं, भारत है ये भारत को ख़त्म कर रहा है, और यहाँ का पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये समाज को, सारे समाज को झगड़े लगा दिए। आज 7-8 साल में कोई समाज में ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं है, हर एक समाज में झगड़े चालू है। आप मिजोरम का देखो, खाली जगह के ऊपर मारा मारी, असम मिजोरम ये कौन सी जगह, 2 स्टेट ये भारत के ही है, खून खराबा चालू है। तो ये जो चल रहा है ना, यही बीजेपी के शासन में ही जातिवाद आ गया है। बीजेपी के शासन में ही झगड़े लगने चालू हो गए, थोड़ा गले में हाथ डाल दिया। और हमारे एक दूसरा दुर्भाग्य है, हम दूसरी समाज को सर पे लेके चलेंगे, और मेरी समाज में बाबा साहब जैसा एक आदमी भी रहेगा ना, उसको तुच्छ मानते हैं। समाज का आदमी को आगे नहीं आने देंगे, और जो हमारे समाज पे मराठा, ब्राह्मण या कोई और रहेगा तो हम उसको सर पे लेके घूमेंगे। ये समाज का दुर्भाग्य, और भविष्य हमारा इतना अंधार में ही है कि भविष्य में बोल नहीं सकता हूँ कि क्या होने वाला है। देश का तो सत्यानाश हो ही गया है, देश तो पूरा खड्डे में चले गया, और अभी ऊपर आने के लिए उसको फिर 70 साल करना पड़ेगा। पर अभी जो 70 साल का कमाया था, इस 7 साल में सारा ख़त्म कर दिया है। अभी जो चल रहा है ये लूटा लूट चल रही है। तुम्हारे पैसे का, खिसे का पैसा कितना निकालने का, अब वो जिससे बचा है वो भी निकालने का आपका काम चालू हो गया है। एक बार आप सब खाली हो जाओ, फिर वो बोलेगा मैं झोली लेके जाता हूँ, नहीं गया तो हिटलर के तरह मारा जाएगा।
नहीं गया ना तो हिटलर ने जितना जुल्म किया था उससे भी ज़्यादा जुल्म हो गया। मैं तो सोचता हूँ बाबा साहब को मानने वाला और हमारी समाज का राष्ट्रपति क्यों बैठा है इतने बड़े पद पे, इतने बड़े पद पे राष्ट्रपति बैठा है। 2 साल जो कोरोना चला, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इतने हजार लोग मर रहे हैं, इतने हजारों हो रहा है, तो राष्ट्रपति का काम था ना कि एक संयुक्त बैठक बुलाना। राष्ट्रपति का काम था ना, क्या काम हुआ है, सबको बुला के मार्गदर्शक करने का। खाली एसी में बैठने गए उसके लिए राष्ट्रपति बनाया। बाबा साहब को कलंक लग रहा है, बाबा साहब के नाम पे तुम आगे गए हो, संविधान को लेके आगे गए हो, बाबा साहब का सम्मान नहीं हो रहा है। तुम राष्ट्रपति बने हो तो राष्ट्रपति का थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक 10% तो अपना राष्ट्रपति का पावर दिखाओ। आज लाखों करोड़ों लोग मर गए, आपका काम था सभी पक्ष को बुला के बैठा के सबके विचार लेके और फिर आप निर्णय लेते थे क्या करना है। सारा चीज एक पे डाल दिया। प्रधानमंत्री देखेगा, प्रधानमंत्री क्या देख रहा है, 2 आदमी को देख रहा है और उसको तीसरा दिखता ही नहीं है कोई। और जितने सोर्सेस है, इनकम है, सब है, या आप देखो जितना लेके पैसे भाग गए, वो मोदी हो या मालिया हो या कोई भी हो, कितने 1000 करोड़ माफ कर दिए। पैसा किसका, लूट के हो जाए और माफ ये करे। तो इसे भी अपने लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। अरे तुमको बर्बाद कर रहे, देश बर्बाद हो रहा है, तुम क्यों नहीं जाग रहे। देश में भी सब लोग घर में बैठे, कोई आवाज़ नहीं कर पा रहा है। और कैसा आवाज़ करेगा, 124 कलम ज़्यादा बोलोगे तो देशद्रोही। कोरोना के नाम पर 144 आंदोलन ने, मोर्चा ने, तुम अच्छा हो गया वो शादी करो बोलता है, तो बोलेगा शादी भी मत करो क्योंकि मैं अकेला घूमता हूँ, तुम भी अकेला घूमो। मोदी ये भी निकाल सकता है कायदा कल। तो ये सब जो कर रहा है पाप, ये पाप का घड़ा भर रहा है, ये मोदी का घड़ा भर रहा है। आज जितना लूटने का लूट लो, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर जगह नहीं मिलेगी लपने के लिए भी। इसलिए पाप बहुत हो गया अभी। और आज आप औरंगाबाद का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि इरफान भाई जो काम कर रहे हैं, हमारे सेल के महाराष्ट्र के पदाधिकारी है, और पिपरी चिचोड़ से इसाक भाई ना, इनूस भाई पठान। आज इनका काम, कोरोना में इन्होंने जो काम किया, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और सराहनीय काम किया। और इनके काम को देखकर हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, उन्होंने इनको सम्मान पत्र भी दिया। आज इनका काम औरंगाबाद में, इरफान भाई का काम मैं देख रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, सतत वो लोगों के बीच में और लोगों की सेवा करते हैं। हमारे ही पक्ष के लोग, कई उनके नाराज़ी, कोई किनको पसंद नहीं है कि एक छोटा बच्चा उठ के इतना बड़ा काम कर रहा है, तो जलन भी होता रहेगा। मैं एक ही कहूँगा इरफान को कि आप पीछे मुड़ना नहीं, आप आगे चलते रहो, रास्ता खुलते रहो। पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको पीछे कचरा ही दिखेगा। आगे देखो, रास्ता साफ करते जाओ। मंत्रिमंडल में हमारे वळसे पाटिल साहब है, उनके सहयोग आपको मिला, हमारे धनंजय मुंडे साहब का आपको सहयोग मिला, और आपने वो 3 दिन में काम करके दिखाया। अच्छी बात है, वहाँ दूसरे पक्ष को भी बुरा लगा रहेगा कि एक कल का आया हुआ लड़का हमारे सामने इतना बड़ा काम करके गया। आप अपने काम पे मारो, किसी से ईर्ष्या मत करो। जिसको ईर्ष्या करना तो उल्टा आपका नाम बड़ा होगा, सामने वाला जितना जलेगा उतना आपका नाम बड़ा होगा। इसलिए पीछे मुड़ के देखना नहीं। और मेरे संगठन और ये संगठन की ओर से मेरे सारे महाराष्ट्र के और देश के लोगों की तरफ से आपको इरफान भाई शुभकामना, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ये मेरी पुनः आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके दलित मित्र गोविंद भाई पारमारकर साहब और
जैसा आपने इनकी तमाम बातें सुनी, तमाम दर्शकों ने सुनी, हम समझते हैं कि हमारा चैनल लगभग पूरे महाराष्ट्र में देखा जाता है, महाराष्ट्र के बाहर भी देखा जा रहा होगा। बहुत कड़वी बात कही है, बहुत सच्ची बात कही है। हमारा देश आज 75वीं सालगिरह मना रहा है, जश्न आज़ादी मना रहा है, लेकिन आज एक समुदाय के साथ आज भी ऐसा व्यवहार हो रहा है जो शर्मनाक है। हमारी जमहूरियत पर, हमारे लोकतंत्र पर एक गंदा दाग है। ये एक इंतहाई कड़वा सच है और ये हम कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को भी कहना चाहते हैं, मानववादियों को कहना चाहते हैं कि देखिए, आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, कहाँ गई आपकी मानवता? कि इतनी समय डालने के बाद एक आदमी, एक व्यक्ति पूरे जीवन डाल देता है, अपने समाज के लिए लड़ता है और उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है और लाखों की संख्या में लोग भटकते हैं, अपने आप को जो है तो मायूस समझते हैं, कमतर समझते हैं, तो ये किसकी नाकामी है? ये किसका दोष है? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? जैसा साहब ने बताया कि हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में, ये भी एक कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक शर्मिंदा करने वाली बात है, अपने आप में शर्मनाक बात है। एक दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और वो अपने समाज के लिए खुलकर कुछ नहीं कर पाता, हाथ बंधे रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है, एक प्रश्न है। हम समझते हैं कि जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सफाई कामगार जो भी हैं, मेहतर समाज है, वाल्मीकि समाज जो भी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी समाज के लोग हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि जागिए और सोचिए कि एक 4% तबका, एक मुट्ठी भर तबका किस तरह से हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और उसका एकमात्र एक ही रास्ता है कि आप एकजुट हो, एक छत के नीचे आए और संघर्ष करें, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो यकीनन आप कामयाब होंगे, नहीं तो वही मुकद्दर में रहेगा जो आज से 100 साल आपके मुकद्दर में था। उम्मीद करते हैं कि इनकी संवाद से, इनकी बातचीत से आपको प्रेरणा मिलेंगी और आप जागने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम, इरफान भाई और उनकी पूरी टीम का अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। डोंबिवली से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता और टीम का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है। आ जाओ ना।